सर पीएसआईआर के लिए मैंने करंट अफेयर का मटेरियल जो है वो ओनली आईएएस के जो दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं मेंस के टाइम पे, पेपर वन और पेपर टू के लिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। दो दो नहीं, आई थिंक चार आते हैं अलग अलग पार्ट्स में। पेपर वन पार्ट ए, पेपर पेपर वन पार्ट बी, ऐसे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है कवर हो जाता है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी। स्पेशली आईआर में काफी हेल्प हुई थी उससे मेरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने इस साल ऑल इंडिया रैंक 480 हासिल किया है, रोहित सिंह। पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस रैंक के लिए। आपके एफर्ट्स रंग लाए। थैंक यू सर। अब आपसे मेरा पहला सवाल ये था कि जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपके डीयू से आपके कॉलेजेस वगैरह रहे हैं, जैसे स्टीफेंस एंड जेएनयू, तो इन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया आपकी लाइक यूपीएससी की जर्नी? सर दोनों ही कॉलेजेस में, सेंट स्टीफेंस में, उसके बाद जेएनयू में पढ़ाई का काफ़ी अच्छा माहौल था। उसके अलावा मैंने सेंट स्टीफेंस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ाई हुई है, और जेएनयू से एमए हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो उसकी वजह से मेरे दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे पहले से ही। और फिर मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे थोड़ा और अच्छा टाइम जो है मिल पाया। ओके, तो मतलब आपका कहना है ये है कि अगर कुछ बच्चे जो स्टडी मतलब स्टार्टिंग से ये सोच रहे हैं कि आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो उन्हें मतलब ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंगली चूज करने चाहिए। इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है आपको। सर अगर ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि इंजीनियरिंग में भी जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई और सा भी रखते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट पहले से कितना अच्छा है। ओके। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं, मेहनत लगेगी उसमें एक्स्ट्रा। ओके, वैसे आपने कब सोचा था कि आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है? मतलब बचपन से ख्वाब था कि लाइक ग्रेजुएशन वगैरह में कुछ? सर क्लास 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन आता है कि आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, तो उस टाइम ऐसे घर में काफ़ी बातें होती थी कि क्या पढ़ना है इसके बाद, किस डायरेक्शन में जाना है। तो तब मैंने चूज करा था कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है, और सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि शायद क्लास 11th से ही मेरे दिमाग में था कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है कॉलेज के बाद। ओके। अब एक चीज यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने फैमिली का मेंशन किया, तो फैमिली का कितना बड़ा रोल रहा आपकी इस प्रिपरेशन में पूरी? सर कितना फैमिली का सपोर्ट रहा? काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। स्पेशली मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने हम हमेशा कहा कि तुम प्रिपेयर करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले मेरे दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। तो काफ़ी दुख भी होता है जब जब आपका प्रीलिम्स भी ना हो दो अटेम्प्ट में। लेकिन फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया और कहा कि तुम पढ़ो, ऐसा कोई इशू है नहीं, और हम कर रहे हैं सपोर्ट, हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मोरल सपोर्ट था पीछे से। ओके, तो वैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि लाइक यू आई गेस यू बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो फैमिली वगैरह में लाइक फादर मदर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं, ओके। और मेरी मम्मी का बुटीक है अपना घर में। ओके, मतलब आप ऐसा ये देखें तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज से नहीं था, बट नहीं सर, कोई गवर्नमेंट सर्विस में तो नहीं। तो मतलब बिना किसी की मेंटरशिप के आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए हैं अभी, जैसे जो आपका रैंक आया, बहुत अच्छा है। सर आजकल तो कोचिंग और फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने सारे हैं, तो मटेरियल तो आपको मिल जाता है। गाइडेंस भी आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा था कि आपके पहले दो फेल अटेम्प्ट रहे, तो थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्या डिफरेंट किया? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, 2-3 सालों से ट्राई कर रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या मतलब परिवर्तन किया अपनी स्ट्रेटेजी में जिससे एंड रिजल्ट इतना बढ़िया रहा? सर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा जीएस में स्कोर काफ़ी अच्छा था, मेरे 112 आए थे मार्क्स। लेकिन मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके बाद जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था
उसमें जीएस में रह गया। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि मेरा जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आया। तो वो ये था कि मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज और बहुत ज्यादा किताबें पढ़ ली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी हौच पौच हो गया था। जबकि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने काफी लिमिटेड पढ़ाई करी थी, टू द पॉइंट। तो वही मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में फिर से अप्लाई करा उसको कि लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट और सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स और एक अखबार, बस इतना ही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पिछले 10 साल के, वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। इतना अगर आप कर लें और स्टिक रह पाए कि हाँ सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो फिर प्रीलिम्स क्लियर करना आसान हो जाता है। अब एक चीज आप जैसे स्ट्रैटेजी अपनी बता रहे हैं, तो डे टू डे जैसे अगर आप बात करें कि आपने कुछ मंथली टारगेट सेट किए या वीकली किए, किस तरह से आपने अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म की ताकि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं इस सर्विसेज के बारे में, उन्हें उस चीज से हेल्प मिल सके? कुछ अपनी स्ट्रैटेजी के टिप्स शेयर करना चाहें तो। जी सर। सर मेरे यूजुअली मंथली और वीकली टारगेट्स होते थे कि इस मंथ में मुझे ये वाले सब्जेक्ट्स, ये वाली करंट अफेयर की मैगजीन और इतने टेस्ट जो है करने हैं सॉल्व। और फिर उसके बाद वीकली टारगेट्स होते थे जो अलग अलग ऐसे कि इस वीक में ये पढ़ना है, फिर इस वीक में ये। डेली टारगेट्स तो सेट नहीं होते थे क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, उस दिन आपकी पढ़ाई ना हो पाए। तो मैं डेली से ज्यादा वीकली टारगेट्स को ज्यादा प्रेफर करता था कि इस वीक में ये पढ़ना है, चाहे इस दिन पढ़ो चाहे इस दिन पढ़ो, लेकिन कंप्लीट करना है इस वीक। ओके। अब एक सवाल जो अमूमन हर बच्चा, मतलब हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि आफ्टर 10-20 डेज ना एक ऐसा फेज आता है जिस दिन आपका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं होता। तो उस दिन कोई अवॉइड करना चाहिए या क्या उस दिन करना चाहिए जिससे नेक्स्ट डे अगर आप शुरुआत करो या उसी दिन आप शुरुआत करो तो कैसे डिफरेंट करें? आपके साथ ऐसा होता था? सर आई थिंक ऐसा सबके साथ होता है। जो मेरे फेलोज हैं, जो जो मेरे दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, काफी सारे फ्रेंड्स का क्लियर भी हुआ इस बार, तो सबके साथ आता है ये वाला फेज। तो मैं तो हर हफ्ते या 10 दिन में जो है एक दिन ऐसा रखता था जिस दिन मैं कुछ भी ना पढूं। उस दिन मैं वेब सीरीज देखता था या दोस्तों के साथ बाहर जाता था। तो मेरा एक दिन ऐसा जरूर होता था वीक में या 10 डेज में कि मैं उस दिन कुछ ना करूं और अपना पूरा दिन एंजॉय करूं। मतलब आप रिवॉर्ड सिस्टम में बिलीव रखते थे? यस सर। 10 दिन हार्ड वर्क किया और एक दिन अपने लिए रखा, जी सर। जिससे मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेस मतलब रिलीज करने में थोड़ी हेल्प मिलती होगी, स्ट्रेस कम होता यस होगा। सर, काफी। अब एक चीज जो अमूमन बच्चे पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए, तो आपने कब शुरू की थी? सर मैंने जब कोचिंग स्टार्ट करी 2019 में, तो कोचिंग में भी कुछ वो होते थे, टेस्ट होते थे बीच बीच में। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा आंसर लिखने का तरीका अच्छा है। शायद क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम में ही थी, तो लिखने की प्रैक्टिस काफी पहले से थी। तो इसलिए मैंने आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस स्टार्टिंग में नहीं किया। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और तभी मैंने जो है डेली आंसर्स जो है लिखने स्टार्ट करे प्रीलिम्स के बाद। बट अभी जो, देखिए आपकी आंसर राइटिंग पहले से बहुत अच्छी थी, बट अब ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो पहली बार कोई आंसर वगैरह लिख रहे हैं। तो अगर उनको कोई टिप्स देना चाहें आप कि मतलब क्या डिफरेंट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कुछ उस बारे में? सर आई थिंक उनको स्टार्टिंग से ही जो है कुछ आंसर्स लिख करके देखने चाहिए और उनको किसी मेंटोर की गाइडेंस में जो है वो आंसर्स अपने चेक कराएं। आंसर राइटिंग में सर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपका कंटेंट कितना अच्छा है और आपका लिखने का तरीका क्या है। तो आप अगर आंसर लिखते हैं अपने उसको चेक कराते हैं तो कंटेंट तो आपका बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे पूरे 1 साल की। लेकिन अगर आपकी स्पीड और आपकी लिखने की स्किल पहले से अच्छी है तो फिर आपको स्टार्टिंग से फोकस करने की जरूरत नहीं है उतनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम है या फिर आपका लिखने का जो तरीका है, ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो ज्यादा होती हैं, तो फिर आप शुरू से ही जो है उसकी प्रैक्टिस करें, ओवर द टाइम उसको इम्प्रूव करें। तो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन जो है ये चेंज हो जाएगा।
आप खुद ही अपने आप को आंसर लिख के चेक करा के ऑब्जर्व करें उसको कि आप कितना अच्छा जो है कर पा रहे हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, एक सोसाइटी में बहुत कॉमन चीज है, जैसे हर एस्पिरेंट ने ये चीज देखी होती है, आफ्टर 2-3 फेलियर ना, जो मोहल्ले वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कुछ कुछ बातें कहने लग जाते हैं। तो एक वो प्रेशर क्रिएट होता है, एक अपने अंदर नेगेटिविटी आती है। तो आप उस चीज से कैसे मतलब पार पा पाए, उसे कैसे ओवरकम किया? सर मेरा ज्यादातर इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स में होता था। रिलेटिव्स को और नेबर्स को तो मम्मी पापा संभालते थे। वो उनको बोल देते थे कि भाई वो प्रिपरेशन कर रहा है, और उन्होंने ज्यादा डिस्क्लोज करा था नहीं कि किस चीज की प्रिपरेशन है, कि कितना टाइम जाएगा उसमें। तो इस चीज में काफी वो था कि हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है बाकियों से। मेरे पास कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो जानते थे कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उनसे मेरी बात होती। अब जैसे मेंस के लिए आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो की हो, कि मतलब कुछ ऐसी टिप्स देना चाहें आप बच्चों को कि लाइक आपने कुछ ऐसा अलग किया हो जिसमें मेंस में आपका पहली बार में मतलब जो मेंस है वो क्लियर हो गया, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की कुछ फैक्ट्स याद करने चाहिए आपको, या कुछ ऐसी मतलब आंसर फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसी टिप्स देना चाहें आप? सर मेंस में तो यही है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, और उसको जो आपका स्केड्यूल है उसी में आपको उसको कंप्लीट करना बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा सर मेंस में 50-60% जो क्वेश्चंस हैं GS 1, 2, 3 में, वो तो करंट अफेयर से आते हैं। तो आपका ईयरली करंट अफेयर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, आपकी उसमें पकड़ अच्छी हो, स्पेशली जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल चल रही हैं। तो कोई सी भी करंट अफेयर मैगजीन, या तो मंथली या फिर ईयरली, मैं तो ईयरली मैगजीन्स पढ़ता था जो एंड में आती हैं, उससे मेरे को वो ज़्यादा सूट होता था। लेकिन अगर आप मंथली पढ़ सकें तो वो भी अच्छा है। तो वो मैगजीन सिर्फ आपको पढ़नी भी नहीं है, उनको रिवाइज भी करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके 50-60% क्वेश्चंस तो काफी अच्छे से हैंडल हो जाएंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक बुक्स तो हम लोग प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ चुके होते हैं, तो वो तो आपके दिमाग में सब कंटेंट होता ही है। लेकिन उसके बाद करंट अफेयर्स, मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स लिखना, पॉइंट्स को याद रख पाना, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करके अपनी परफॉर्मेंस को जज करते रहना वीकली बेसिस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और इसमें, जैसे मतलब बच्चे कई बार पूछते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ मेंस में पढ़े जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। तो जो ये मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इनको क्या प्रीलिम्स से पहले पढ़ना चाहिए, कि प्रीलिम्स के बाद ही इनके ऊपर गौर करना चाहिए? जैसे गवर्नेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आपका सोसाइटी हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके यूपीएससी में। तो यहाँ पर आप क्या मतलब, आपकी क्या राय है? सर जैसे सोसाइटी और IR जैसे टॉपिक्स हैं, ये तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही हैं। तो ये तो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो कवर अपने आप ही हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एथिक्स है या सिक्योरिटी है, जो सिर्फ मेंस में आता है। तो मैंने तो इसकी प्रिपरेशन जो है प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि मेरा साथ साथ में MA भी चल रहा था। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, और क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आपको स्पेसिफिकली टाइम तो 2 महीने का ही देना होता है। तो उससे पहले अगर आप ये चीजें अपनी कवर कर सकें तो बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपके पास इनके नोट्स हैं पहले पहले से, क्योंकि मेंस के टाइम पे पढ़ने का टाइम कम होता है। तो अगर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हो तो आप फटाफट जो है उनको पढ़ सकते हैं। एक चीज सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स में नहीं आता है, वो सिर्फ मेंस में आता है। तो ऑप्शनल के आपके सारे नोट्स जो हैं वो प्रीलिम्स से पहले ही जो है प्रिपेयर्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल का कोई भी पार्ट छोड़ दिया है कि हम वो प्रीलिम्स के बाद पढ़ लेंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेंस में सब सब्जेक्ट्स और पेपर्स बहुत सारे हैं, और उनको एक साथ कवर करना मुश्किल हो जाता है फिर। ओके, अब एक मेरे लिए मतलब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ जो बच्चे अमूमन मुझसे पूछते हैं, कि जैसे टेस्ट है और रीडिंग टाइम है, जैसे लर्निंग टाइम जिसे आप कह देते हैं, अब इसे किस तरह से मैनेज करें? कितना टाइम हमें रीड करने में देना चाहिए, कितना टाइम हमें टेस्ट देने में देना चाहिए? एक दिन में एक टेस्ट लगाएं, दो लगाएं? मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेंस पर्सपेक्टिव से। तो आप
इस बारे में बताइए कुछ, आप क्या मतलब इसमें स्पेशल करते थे? सर मेंस में आई थिंक वीक में 2 टेस्ट आप दे सकते हैं, एक आपका जीएस का टेस्ट और एक आपका ऑप्शनल का टेस्ट। बाकी टाइम आप अपना पढ़ने में दें, क्योंकि मेंस में आप जितना ज्यादा आपका कंटेंट अच्छा होगा उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स एग्जाम में याद आएंगे और उतना आप लिख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस से पॉइंट्स तो याद नहीं आएंगे ना, तो आपको अपना कंटेंट भी बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जो 3 महीने का टाइम होता है उसमें अगर आप वीकली टेस्ट दें, हर वीक में 2 टेस्ट दें, एक ऑप्शनल का और एक जीएस का, तो उतना बहुत है। लेकिन अब जैसे मैं एक चीज आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अब जैसे आप कह रहे हैं वीक में एक टेस्ट, तो आपने कहा आपने प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट की। अब बच्चा तो इसी बात को पकड़ेगा कि लाइक आपने कहा प्रीलिम्स के बाद टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और एक टेस्ट से बहुत है, तो थोड़ा इसमें थोड़ी क्लैरिटी ला सकते हैं कि मतलब आप आंसर राइटिंग के लिए उसके बाद मतलब टेस्ट के अलावा भी कुछ आंसर्स लिखते थे कि जस्ट टेस्ट सीरीज ही? सर जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने आंसर्स पहले से ही इवेलुएट करे हुए थे। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे पता था कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, मेरे को सिर्फ अपना कंटेंट बिल्डअप करना है। तो मेरे लिए तो वीकली एक एक टेस्ट काफी होते थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपकी अपनी आंसर राइटिंग स्किल क्या है, तो आप उसको पहले से ही इवेल्युएट करके रखें जो है कि आपका आंसर स्किल अगर पहले से अच्छी है तो फिर आपके वीकली टेस्ट बहुत हैं। अगर आपके आंसर राइटिंग स्किल वीक है तो आप उसके मेंस के बाद नहीं, मेंस से पहले से ही इम्प्रूव करके रखें ताकि मेंस में आप ज्यादा टाइम पढ़ पाए। क्योंकि मैं ये क्लैरिटी इसलिए मांग रहा था क्योंकि अक्सर बच्चे मतलब आगे की चीज देखी और पीछे की चीज देखी बस, एंड एंड मीन्स खत्म है डिबेट यहाँ पे। तो इसलिए मैं चाहता था कि आप बच्चों को खुद ही बता दें। ओके, अब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ऑप्शनल है तो आप अमूमन ऑप्शनल को कितना समय देते थे? सर आई थिंक 40% टाइम ऑप्शनल में जाता था और 60% टाइम बाकी सब्जेक्ट्स में। अब जैसे प्रीलिम्स से पहले तक आपने कब तक ऑप्शनल की तैयारी की और कब मतलब बच्चों को ऑप्शनल की तैयारी बंद कर देनी चाहिए और प्रीलिम मोड में आ जाना चाहिए? सर मैंने प्रीलिम से 3 महीने पहले तक ही जो है अपना सारा ऑप्शनल पढ़ लिया था और उसके सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, ताकि मुझे जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो उसके बाद मेरे को सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने पड़े और किताबें ना उठानी पड़े ऑप्शनल के लिए। तो प्रीलिम से 2-3 महीने पहले तक अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आएंगे तो आप काफी सेटिस्फाइड फील करेंगे कि मेरे ऑप्शनल के नोट्स जो है वो प्रिपेयर्ड है, तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और ऑप्शनल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? जैसे कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो पीएसआईआर की लाइक तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वहां पर? सर पीएसआईआर के लिए मैंने करंट अफेयर का मटेरियल जो है वो ओनली आईएएस के जो 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं मेंस के टाइम पे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। दो दो नहीं आई थिंक 4 आते हैं अलग अलग पार्ट्स में, पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी, ऐसे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है कवर हो जाता है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी। स्पेशली आईआर में काफी हेल्प हुई थी उससे मेरी। मैंने पिछले साल के टॉपर्स का भी देखा था पीएसआईआर में कि उन्होंने आईआर के लिए स्पेसिफिकली ओनली आईएएस की वो मैगजीन फॉलो करी थी। तो मैंने इसलिए जो है मैंने सोचा था कि उसको पढ़ना है और उसको पढ़ने से काफी बेनिफिट हुआ था। ओके, अब एक बच्चों को अमूमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि करंट अफेयर से उन्हें बहुत डर लगता है। मतलब ऐसा होता है कि जितना मर्जी पढ़ लें उन्हें याद नहीं रहता। तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे या कोई मतलब और रिसोर्सेज वगैरह यूज करते थे? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था रोज। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक वाइड अवेयरनेस हो। और अब तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपका कॉमन सेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बजाय ये कि आप चीजें रट के जाएं। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी अवेयरनेस होगी, उतना ज्यादा आप कॉमन सेंसिकल तरीकों से आंसर्स निकाल पाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ईयरली मैगजीन्स मैंने पढ़ी थी, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। ओके,
और पीएसआर ऑप्शनल्स जब आपने सिलेक्ट किया था तो मतलब आपने एमए पहले सिलेक्ट की थी कि पहले ऑप्शनल सिलेक्ट किया था? सर क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था, तो मैंने देखा कि उसका जो है ऑप्शनल का सिलेबस थोड़ा टफ था मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि पॉलिटिकल साइंस में भी मेरा इंटरेस्ट था, तो वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शनल होगा। उसमें थ्योरी वाला कंटेंट है, मैथमेटिकल चीज़ें कम है, तो थ्योरी वाला कंटेंट जो है मैं पढ़ सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो मैंने पहले PSIR ऑप्शनल चूज करा, उसके बाद मैंने फिर JNU के MA का एंट्रेंस दिया कि अगर मेरा MA पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा तो फिर मेरे लिए मेरा ऑप्शनल भी आसान हो जाएगा। आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने एमए भी की है, तो कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं कि जो स्टडीज कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर पाते। अब जैसे जेएनयू में अक्सर देखा है कि अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी रहती है, तो आपने कैसे मैनेज किया इन दोनों चीजों को? ऑल्दो कोविड टाइम था, थोड़ी रिलैक्सेशन तो रही होगी, बट फिर भी एमए की पढ़ाई भी अपनी तरफ से थोड़ी मुश्किल रहती है, और वहां पर एग्जाम, यहाँ पर आप अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे इस चीज को मैनेज किया आपने? सर कॉलेज भी अटेंड करना पड़ता ही था, लेकिन उसके बाद भी आपके पास आधा दिन बाकी होता है, जैसे जिसमें आप इधर उधर घूमने के बजाय अपने कमरे में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक बच्चे कॉलेज में जाके जो टाइम अपना इधर उधर लगाते हैं, अगर आपको यूपीएससी करना ही है तो आप दिन में आपके पास बहुत टाइम होता है, आप टाइम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आपने जैसे बताया था कि आप सोसाइटी का भी पार्ट रहे हैं अपने कॉलेज टाइम में, तो उसने किस तरह से हेल्प किया आपके लाइक दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या आपके यूपीएससी जर्नी में? सर मैं अपने कॉलेज में लीडरशिप सेल का पार्ट था। उसके अलावा मैंने यूथ पार्लियामेंट्स में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करा था, तो उससे थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स और थोड़ा पढ़ने की और ज्यादा आदत, क्योंकि यूथ पार्लियामेंट्स में आपको अगर किसी टॉपिक पे डिबेट करनी है तो आप उसके सारे प्रोज कॉन्स और सब कुछ अपना अपना आइडिया सब कुछ प्रिपेयर करके जाते हैं। तो आपको दूसरों के सामने अपनी बात रखना, अपना पॉइंट सामने अच्छे से पेश करना। और लीडरशिप सेल में काफी सारे लोग जो हैं कॉलेज में इनवाइटेड होते थे, जो लोगों को टिप्स देते थे कि कैसे उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और काफी मोटिवेशनल स्किल्स जो हैं वो काफी ज्यादा मिली हैं इन सबसे। तो काफी अच्छा रहा, मतलब पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो रोहित जी, हमारी ओनली आईएएस की टीम से इतने ही सवाल थे आपके लिए आज तो। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। हमारी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप आगे सर्विसेज में बहुत अच्छा करेंगे, एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।